नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली 3-4 क्लास में हमने थार के मरुस्थल के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने थार के मरुस्थल से संबंधित एक एक बिंदु के बारे में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो राजस्थान का दूसरा इम्पोर्टेंट भौतिक विभाग है। साथियों, ये अरावली प्रदेश का या अरावली पर्वतीय प्रदेश का पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट में हम निम्न बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अरावली का परिचय, उसके बाद हम देखेंगे अरावली की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले अरावली का परिचय, फिर अरावली की विशेषताएं, उसके बाद अरावली का महत्व और उसके बाद अंत में हम अरावली का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अरावली का जो सामान्य परिचय है वो हम देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है। देखो, अरावली के परिचय में कई चीज़ें आती हैं और एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि अरावली की उत्पत्ति। देखो, जितने भी आपको भौतिक विभाग दिखते हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या भारत के हों या फिर पूरे विश्व के हों, उनकी उत्पत्ति किसी न किसी काल में हुई है। आरएस मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका एक टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई पृथ्वी जो बनी है सूर्य से टूटकर 4.6 अरब वर्ष पहले, तब से आज तक उस पर जितनी भी स्थलाकृतियाँ दिखती हैं वो कब कब बनी और उसकी प्रोसेस क्या रही है। तो अरावली की उत्पत्ति हुई है प्यारे साथियों, वो दो तरह से आप देख सकते हो। एक तो आपसे पूछेगा महाकल्प, कौन से महाकल्प में हुई है। तो आप जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको 4 महाकल्पों में बांटा गया है: हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। जो फेनेरोजोइक से पहले वाले हैं, जिसमें हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इसको प्री फेनेरोजोइक भी कहते हैं। फेनेरोजोइक को दृश्य जीवी कहते हैं, इन 3 को मिलाकर अदृश्य जीवी कहते हैं। तो यदि आपसे महाकल्प पूछे कि कौन से महाकल्प में अरावली की उत्पत्ति हुई है, तो प्यारे बच्चों आर्कियन में हुई है। किस में हुई है? आर्कियन में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे कि कौन से काल में हुई है, कौन से काल में हुई है, तो पैलियोजोइक जो कल्प है, इस पैलियोजोइक कल्प के कई काल हैं, जैसे कि कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, परमियन है, कार्बोनिफेरस है। तो इसमें जो काल है प्यारे बच्चों कैम्ब्रियन से पहले वाले काल में हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो यदि आपसे पूछे कि भैया महाकल्प कौन सा है, आर्कियन, काल कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, और आपसे समय पूछे तो 650 मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर अगो, यानी 650 मिलियन वर्ष पूर्व, और यानी कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व। अब यहाँ ध्यान रखना है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 650 मिलियन में 65 करोड़ होते हैं, तो 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखना, वर्ष पूर्व। ठीक है, 650 मिलियन वर्ष पूर्व या 65 करोड़ वर्ष पूर्व, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी गहराई में जाने की कोशिश मत करना। कई किताबों में आपको 57 मिलेगा, कईयों में 40 मिलेगा। वो क्या है, अरावली के अलग अलग रूपों के बारे में डिस्कस किया जाता है कि अरावली का जो प्रारंभिक चरण है वो 65 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ, जिसको हम प्री अरावली भी कहते हैं। आज हमें जो अरावली दिखाई देती है ये बाद में बनी है, इससे पहले जो धरातल की अंदर की चट्टानें हैं जो अपरदित हो चुकी है वो पहले बनी थी। तो ये अरावली का प्रारंभिक चरण है, वो 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछे किस प्रकार का पर्वत है अरावली, तो भैया यदि प्रकार पूछे तो आपको बताना है कि भैया ये वलित प्रकार का है, और अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह
वलित पर्वत श्रेणी है। प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखना आपको, पर्वत श्रेणी। तो आपसे पूछे कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो अरावली एक वलित फोल्डेड या मोड़दार पर्वत है। देखो नाम कुछ भी मिल जाए आपको, नाम कुछ भी मिल सकता है आपको, वलित, वलित मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जिसमें ऐसे वलन पड़े हो, जिसमें अपनति और अभिनति हो। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई आपको इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में जब हमने अरावली शुरू करी थी तो एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है कि भैया पर्वत कटक क्या होते हैं, पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ी क्या होती है, पर्वतमाला क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वत तंत्र क्या है, सब सारी चीज़ें मैंने एक एक करके डिटेल में बताई है। अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं ये भाग किसका है। तो देखो राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक विभाग हैं, जिसमें थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों तो तैथिस सागर के भाग हैं। अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी कि गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे अरावली भाग किसका है, तो भैया ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। और प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, ये है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये किसका उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखना ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आपसे पूछे ना, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, एक रेसिजुअल, रेसिजुअल माउंटेन। रेसिजुअल माउंटेन क्या होता है भैया, रेसिजुअल माउंटेन वो होता है शेष बचा हुआ, शेष बचा हुआ। शेष बचा हुआ का क्या मतलब है, क्योंकि ये सर्वाधिक अपरदित है। क्या है, सर्वाधिक अपरदित है। अब भैया जो अरावली सबसे पहले बना है, तो जैसे जैसे अरावली ऊपर उठ रही थी, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई एक रात में अरावली बन गई होगी। अरावली कई हजारों सालों में बनकर पूरी हुई है। और जैसे जैसे अरावली ऊपर उठ रही थी, प्रतिवर्ष 2, 4, 5 सेंटीमीटर तो बारिश भी हो रही थी। तो बारिश होने से चट्टानों का अपक्षय अपरदन हुआ, जिससे अरावली की ऊंचाई घट गई। अब भूगोलवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि यदि अरावली अपनी वास्तविक स्थिति में होती तो हिमालय से भी ऊंची होती। ठीक है, तो अरावली का वर्तमान में हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, एक अपरदित भाग दिखाई देता है, जिसको हम अवशिष्ट भाग भी कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब अपरदन होने के बाद शेष बचा हुआ। ठीक है, अब अरावली का निर्माण कौन से पर्वतीकरण के दौरान हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कि देखो अब तक जो है 4 पर्वतीकरण हुए हैं, जिसमें से पहला है चर्नियन, दूसरा है कैलाडोनियन, तीसरा है हर्सिनियन और चौथा है अल्पाइन। चर्नियन में अरावली, स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है आदि बने हैं। ठीक है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत हैं वो बने हैं। तो इसका निर्माण हुआ है, वो हुआ है चर्नियन, चर्नियन नामक पर्वत निर्माणकारी घटना या पर्वतीकरण के दौरान। चर्नियन नामक पर्वतीकरण के दौरान। और ये कब हुई, ये हुई प्री कैम्ब्रियन काल में, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। अब ये पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं प्यारे साथियों, जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं वो हुई हैं अब तक कितनी, 4। ये पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं, ये हुई हैं अब तक कितनी, 4। अब ये 4 कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। 4 कौन कौन सी हैं भैया, पहली तो है चर्नियन, चर्नियन।
दूसरी है कैलाडोनियन, कैलेडोनियन, कुछ भी कह सकते हैं, कैलाडोनियन। तीसरी है प्यारे बच्चों हर्षिनियन, ये हॉर्स पर्वत है यूरोप का, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। और चौथा है अल्पाइन। अल्पाइन, अल्पाइन कौन से होते हैं? देखो भाई, अल्पाइन जो पर्वतीकरण है इसमें दुनिया के नवीन मोड़दार पर्वत या नवीन वलित पर्वत है उनका निर्माण हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में रोकीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, या अफ्रीका में एटलस पर्वत है, या एशिया में हिमालय और उसके आसपास के जो पर्वत हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये सारे के सारे क्या हैं? अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान बने हैं। ये नवीन वलित या मोड़दार पर्वत हैं और इसमें सबसे अंत में बना था वो हिमालय है, इसलिए हिमालय विश्व की नवीनतम वलित पर्वत माला है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पर्वतीकरण हैं। आगे देखते हैं अरावली से संबंधित कुछ अन्य बातें। सबसे पहले आता है अरावली का क्षेत्र। देखो, राजस्थान का क्षेत्र यदि अपने आप में 100% है तो उसके 9% भूभाग पर, 9% भूभाग पर क्या फैली है? अरावली फैली है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर अरावली फैली है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग, कुल जनसंख्या का 10% भाग है वो अरावली प्रदेश में निवास करता है। अरावली प्रदेश की जो प्रमुख फसल है प्यारे साथियों वो है मक्का। कौन सी है? मक्का। और मक्का के बाद ज्वार भी एक प्रमुख फसल है। अब आती है अरावली में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, अरावली में पाई जाती है उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। कैसी? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु, यानी कि सब ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट। अब अरावली का जो कुछ भाग है, जैसे कि हम माउंट आबू की बात करते हैं जिसको आबू राज कर दिया गया है, तो माउंट आबू में थोड़ी सी ठंड अधिक पाई जाती है, ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ थोड़ी सी आर्द्र प्रकार की जलवायु भी है। अब बात करते हैं मृदा की। तो भैया अरावली में मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है भूरी लाल कंकरीली मृदा। भूरी लाल कंकरीली, कंकरीली मतलब जिसमें कंकड़ हो, कंकरीली मृदा, इसी को हम कहते हैं पर्वतीय या वनीय मृदा। पर्वतीय या वनीय मृदा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब इसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं भैया? तो अरावली में जो चट्टानें पाई जाती हैं, देखो अरावली का जो बेस है, बेस उसमें पाई जाती है बुंदेलखंड नीस। बेस में पाई जाती है बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस। इसके ऊपर पाई जाती है अरावली सुपर ग्रुप। अरावली सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप में नीस है, शिस्ट है, ग्रेनाइट है आदि हैं। फिर तीसरा है इसके ऊपर, वो है देहली सुपर ग्रुप। देहली सुपर ग्रुप, इसमें है प्यारे साथियों क्वार्टजाइट। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भैया जो अरावली है, ये आपकी अरावली है। और अरावली में एक तरह से देखा जाए तो ऐसे 3 भाग कर दो आप। ठीक है, सबसे नीचे पाई जाएंगी वो है, सबसे नीचे पाई जाएंगी वो है बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस। इसके बाद पाई जाएंगी अरावली सुपर ग्रुप। अरावली सुपर ग्रुप, सुपर ग्रुप। और उसके ऊपर पाई जाएंगी देहली सुपर ग्रुप। देहली का मतलब है दिल्ली,
सुपर ग्रुप। अब इन चीज़ों को समझो भाई। सबसे नीचे का मतलब है गर्भ में, कि अरावली जो जितनी हमें दिखाई देती है तो धरातल के नीचे भी तो है, तो गर्भ में पाई जाती है। जो बेस रॉक्स होती हैं, जिसको हम आधारभूत चट्टानें कहते हैं, वो है बुंदेलखंड नीस। उसके बाद आंतरिक भाग में पाई जाती है अरावली सुपर ग्रुप, और जो हमें ऊपर का आवरण दिखाई देता है वह है धेली सुपर ग्रुप। अब आपसे पूछे कि भाई अरावली के या अरावली की भूगर्भिक चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण किसने किया? वर्गीकरण किसने किया? किसने किया? यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो भैया ध्यान रखना, एम हेरोन महोदय ने, ये एम हेरोन महोदय ने 1923 में किया, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो एम हेरोन है, इनका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं अरावली का विस्तार। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अरावली का विस्तार को हम समझते हैं। तो प्यारे साथियों, अरावली का विस्तार हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला है कि भाई धरातल पर अरावली का विस्तार, एक है कि भाई सागर से भी अरावली का विस्तार है। तो इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए। पहले तो बात कर लेते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर है भैया अरब सागर में मिनिकाय द्वीप से ठीक है, अरावली शुरू हो जाती है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। अरावली का पिता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं भारत में धरातल पर। हम बात करते हैं कि भैया भारत में कहाँ से कहाँ तक है अरावली का विस्तार। तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो भैया एक गांव आता है खेड़भ्रम। एक खेड़भ्रम गांव है, ये आता है पालनपुर में। और पालनपुर कहाँ है? ये आता है भैया गुजरात में। यानी खेड़भ्रम पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स या रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। और इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर कई किताबों में तो खेड़भ्रम है वो सिरोही में बताया जाता है कि सिरोही के खेड़भ्रम से राजस्थान में शुरू होती है। ये बिल्कुल गलत है, आप जाके चेक करना। देखो, एक तो वो चीज़ होती है कि आपने कहीं से पढ़ा, अपना दिमाग लगाया नहीं, ठीक है, और वैसे वैसे बता दिया। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ज्ञान होना और समझ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि ज्ञान तो वो है आपने कहीं से देखा, सुना, पढ़ा, आपने नॉलेज ले ली, लेकिन उसको आपने कितना प्रोसेस किया, कितना उसको समझा कि हाँ जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसकी आपने कितनी रिसर्च करी, कितनी खोजबीन करी, कितनी छानबीन करी, तब जाके एक समझ विकसित होती है। तो बहुत सी किताब, नोट्स या टीचर्स भी ऐसे हैं जो वही चीज़ बता रहे हैं जो उन्होंने देखी है, पढ़ी है, सुनी है। कुछ रिसर्च नहीं है ज़्यादा, और रिसर्च नहीं होने के कारण स्टूडेंट क्या है थोड़ी गफलत में रहते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसएमबी या इवन देन यूपीएससी भी जो क्वेश्चन कर रही है उनको थोड़ा काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो रटी रटाई चीज़ें हैं वही उनके दिमाग में चलती रहती हैं, को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, खेड़भ्रम में पालनपुर गुजरात में है, आप चाहो तो गूगल कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में भैया इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो राजस्थान में शुरू होता है माउंट आबू सिरोही से। राजस्थान में विस्तार कहाँ से शुरू होगा? माउंट आबू सिरोही से।
माउंट आबू, और माउंट आबू का नाम कर दिया है आबूराज। ये ध्यान रखना, क्या नाम कर दिया है? आबूराज। और आबूराज कहाँ है? सिरोही से लेकर, सिरोही से खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू जिले का जो हरियाणा की सीमा से लगता हुआ भाग है खेतड़ी और सिंघाना। तो सिंघाना से आगे पचेरी कला आता है, वहाँ जाके इसकी अंतिम पहाड़ी है नारनौल के पास, खेतड़ी सिंघाना। और ये कहाँ पे है भैया? झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और राजस्थान में लंबाई यदि आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई का ध्यान रखना 69.50% या 69.47%, यानी लगभग 80% भाग है वो राजस्थान में। यानी अरावली की कुल लंबाई जो 692 किलोमीटर है, इसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है, यानी कि कुल लंबाई का 79.47%, ये लगभग 80% है वो राजस्थान में। अब इसकी दिशा आपसे पूछी जाइए कि भैया इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ये करणवत रूप में फैली है। अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भैया, तो इसकी औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर, जिसमें कि 3 भाग हैं, ध्यान रखना। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है। देखो दक्षिणी अरावली है सिरोही से देवगढ़, देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। मध्य अरावली है देवगढ़ से सांबर झील तक, और उत्तरी अरावली है सांबर झील से खेतड़ी सिंघाना तक। तो दक्षिणी अरावली की है 1000 मीटर औसत ऊंचाई, फिर मध्य अरावली की है 700 मीटर औसत ऊंचाई, और उत्तरी अरावली की है 450 मीटर औसत ऊंचाई। ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका विस्तार क्षेत्र, और विस्तार हमने देख लिया है। विस्तार क्षेत्र में एक तो भारत में देखते हैं भैया, भारत में 4 राज्य और यूटी हैं। 4 राज्य यूटी कौन कौन से हैं? सबसे पहले शुरू होती है ये गुजरात में। कहाँ से? गुजरात से। दूसरा है राजस्थान, दूसरा राज्य क्या है? राजस्थान। तीसरा राज्य है भैया हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। और चौथा यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। और यहाँ इनमें से सर्वाधिक कहाँ है? ये राजस्थान में। सर्वाधिक कहाँ फैली है भैया? राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं किसकी? राजस्थान के कितने जिले हैं? देखो भैया 3 तरह से हैं। 3 तरह से हैं। 3 तरह से क्या क्या है? पहला तो है मुख्य भाग, मुख्य भाग, और मुख्य भाग है 9 जिलों में। कितने जिलों में? 9 में। अब 9 कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। देखो पहला है सिरोही, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है अजमेर, पांचवा है जयपुर, छठा है अलवर, सातवां है दौसा, आठवां है सीकर, और 9वां है झुंझुनू। इस तरह से ये 9 जिले हैं जिनमें अरावली का मुख्य भाग है। अब इसमें भैया 4 नए जिले हैं वो और ऐड हो जाते हैं, और ये 4 नए जिले कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये 4 जिले,
4 नए जिले, 4 नए जिले। अब ये 4 नए जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला है ब्यावर, ब्यावर। दूसरा है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तीसरा है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और चौथा है भैया खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा का मतलब क्या है? भर्तरी नगर, भर्तरी नगर, भर्तरी नगर। अब ये 4 जिले हैं, ये हो गए, तो 9 और 4 हो गए 13। इसके अलावा कुछ ऑफशूट्स पाए जाते हैं। ऑफशूट्स का मतलब होता है अंकुरित भाग, छिटपुट भाग। वो कहाँ तक है? अब देखिए, अगर हम पश्चिम की बात करें तो जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ी, सुंदा माता की पहाड़ी, फिर बाड़मेर में हम देखते हैं या बालोतरा में देखते हैं छप्पन की पहाड़ी, फिर हम देखते हैं जैसलमेर में वो चले जाते हैं त्रिकुट पहाड़ी, फिर इधर आ जाओ जोधपुर में मेहरानगढ़ की या मयूर ध्वजगढ़ की पहाड़ी, जिसको हम गोरहरो क्या नाम चिड़िया टूक की पहाड़ी भी कहते हैं। फिर चूरू में है शानन की पहाड़ी, पाली में है सारण की पहाड़ी या नानी या शिरडी की पहाड़ी। तो ये छोटे छोटे भाग हैं, अंकुरित भाग, जो मरुस्थल में हैं। अब इधर देखते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा यहाँ भी फैले हैं। लेकिन वो पश्चिम के जिले हैं, वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत काउंट हो गए, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अरावली वाले जिले हैं, इनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ हम भाग करते हैं छितरे हुए भाग। यहाँ हम लिखते हैं कि कुछ छितरे हुए भाग हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो छितरे हुए भाग कहाँ हैं? छितरे हुए भाग, तो छितरे हुए भाग कहाँ हैं भैया? एक तो डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा, एक है चित्तौड़गढ़ और एक आपका भीलवाड़ा। तो देखो, अब कुल मिला के बात ऐसे समझ लिए कि वैसे मुख्य जिले हैं 9, 4 हैं नए और 4 है फिर छितरे हुए भाग। ऐसे कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 17 जिले। और वैसे कितने हैं? 9, 4 नए हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे, तो वैसे कितने हो जाएंगे? इन दोनों को मिला दे तो 13 जिले। कितने हैं? 13 जिले। तो जितनी भी बात थी मैंने एक एक करके बता दी, बिल्कुल डीपली आपको खोल खोल के, बाकी आप समझ जाओ। अब देखते हैं अरावली के बारे में 2-3 चीजें और। पहली तो है अरावली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति, ए लाइन ऑफ पीक्स, यानी चोटियों की पंक्ति। ठीक है, ए लाइन ऑफ पीक्स, चोटियों की पंक्ति, यही है अरावली का शाब्दिक अर्थ। अब अरावली के अन्य नाम क्या है? एक तो आडाहुला, भाई इसको उदयपुर साइड में आडाहुला कहते हैं। एक है अदावाता। अदावाता शब्द का मतलब क्या है? अदावाता, अदावाता शब्द का मतलब होता है ए बीम लेइंग एक्रॉस, ए बीम लेइंग एक्रॉस, यानी आर पार फैली हुई एक दीवार। बीम का मतलब होता है दीवार, आर पार फैली हुई एक दीवार। फिर इसके अलावा विष्णु पुराण में परिपत्र मिलता है, विष्णु पुराण में यानी पुराने ग्रंथों में परिपत्र मिलता है। और कुछ विदेशी लेखक हैं वो इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे एपेकोपी, मोडिस डेओरम पेओमा एम्पेलांटी, ये विदेशी विवरणों में इसके नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? अरावली से संबंधित अन्य नाम हैं। अब अरावली की तुलना देख लेते हैं। अरावली की तुलना 3 आधारों पर करी गई है। सबसे पहले आपसे पूछे कि अरावली की तुलना कौन सी पर्वत श्रेणी से करी गई है, तो भैया वो करी गई है अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रेणी से। अपलेशियन, अपलेशियन श्रेणी कहाँ है? ये है अमेरिका, USA। क्यों की गई है भैया? आयु और दिशा के आधार पर, आयु व दिशा के आधार पर, दिशा के
आधार पर। ये अरावली का जो वर्तमान भाग हमें दिखाई देता है, जिसका निर्माण कैलेडोनियन पर्वतीकरण के दौरान हुआ। जो प्राचीन भाग था पुराना, पूर्व अरावली या प्री अरावली जो रॉक्स थी वो बनी थी प्री कैम्ब्रियन में, और वर्तमान हमें दिखाई देता है वो कैम्ब्रियन में बना था, जो कैलेडोनियन पर्वतीकरण के दौरान बना था। तो अपलेशियन है, ये भी कैलेडोनियन पर्वतीकरण के दौरान ही निर्मित हुआ है। तो आयु लगभग इनकी कितनी है, 57 करोड़ वर्ष पूर्व। दिशा कौन सी है, तो दिशा मैंने बता दी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, फिर कौन से वाद्य यंत्र से इसकी तुलना करी गई है, भैया उस वाद्य यंत्र का नाम है तंबूरा या तानपुरा। तंबूरा या तानपुरा, तानपुरा। तंबूरा या तानपुरा की जो आकृति होती है प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, ये ध्यान रखना, तंबूरा या तानपुरा की आकृति कुछ ऐसी होती है जिसको भर्तरी जो है सरिस्का में, उसमें नाथ संप्रदाय के जो जोगी होते हैं वो बजाते हैं तंबूरा या तानपुरा। फिर बात आती है कौन से अंग से करी गई है, तो भैया इसकी तुलना करी गई है कान से, क्योंकि हमने बताया ये फैली है कर्णवत रूप में। कैसे फैली है, कर्णवत रूप में अरावली फैली है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखना। अरावली की तुलना कौन से पर्वत से करी गई है, अमेरिका के अपलेशियन श्रेणी से। क्यों करी गई है, आयु और दिशा के आधार पर। कौन से वाद्य यंत्र से करी गई है, तंबूरा या तानपुरा। और कौन से अंग से करी गई है, कान से या कर्णवत रूप में फैली है। अब देखो जो हमारा जो कान होता है, आप इस कान को ऐसे काटिए चाकू से और ऐसे रख दीजिए, फिर इसको काटिए, फिर ऐसे रख दीजिए और दोनों को मिलाइए, तो यही तानपुरे की जैसी आकृति बन जाएगी। तो ये अरावली की आकृति है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिणी अरावली, यहां ध्यान रखना, ये दक्षिणी अरावली है, इसकी आकृति है पंखाकार। कैसी है, पंखाकार। मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को मिला देते हैं यहां से यहां तक, ये आकृति है तानपुरा के जैसी, तानपुरा के जैसी। फिर उत्तरी अरावली की हम बात करते हैं, उत्तरी अरावली की बात करते हैं, उत्तरी अरावली की बात करते हैं, तो ये है भेड़ पीठ शिला, भेड़ पीठ शिला के आकार की, भेड़ की जो पीठ होती है ना उसके आकार की। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं, यहाँ आपको ध्यान रखनी है। मेरी पूरी कोशिश है आपको एक एक चीज़ समझाऊं ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं और आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। देखो अरावली श्रेणी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। पहले तो इसका विस्तार देखते हैं, और इसका विस्तार सर्वाधिक आपसे पूछे तो ध्यान रखना उदयपुर जिले में। कहाँ है, उदयपुर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है। फिर आपसे पूछेगा भैया इसका न्यूनतम विस्तार कहाँ है, वो है अजमेर जिले में। कहाँ है, अजमेर जिले में इसका न्यूनतम विस्तार है। अब तो और भी न्यून हो गया, क्यों, क्योंकि ब्यावर नया जिला बन गया है। ठीक है, अब नए डेटा क्या है वो अभी आए नहीं है। फिर अरावली की ऊंचाई की बात करते हैं, सर्वाधिक है सिरोही जिले में, सिरोही जिले में। और न्यूनतम की बात करते हैं, वो न्यूनतम है जयपुर जिले में। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, नए जिले बने हैं तो क्या पता न्यूनतम कोटपुतली भैरोड हो, क्या पता न्यूनतम खैरतल तिजारा यानी भर्तरी नगर हो सकता है कुछ भी आ जाए। अभी सरकार की तरफ से कोई डेटा नहीं आए हैं। फिर एक बात और देख लेते हैं कि अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ है, तो भैया केंद्रीय भाग है अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि अरावली का केंद्रीय भाग कौन से जिलों में फैला है। अभी इसके साथ साथ ब्यावर भी जोड़ देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली का केंद्रीय भाग कौन कौन से जिले में है। अजमेर से टूट के ही ब्यावर बना है, तो ब्यावर से लेकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में अरावली का केंद्रीय भाग आपके सामने आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अरावली की विशेषताएं। अब तक हम देख रहे थे अरावली का सामान्य परिचय, अब हम पढ़ते हैं अरावली की विशेषताएं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अरावली को अन्य से अलग बनाती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अरावली की खूबियां हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहली तो ये है कि अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ये ध्यान रखना आपको, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है।
फिर दूसरी विशेषता है कि ये सर्वाधिक अपर्दित पर्वत श्रेणी है, इसका अपर्दन सर्वाधिक हुआ है। तीसरी विशेषता है ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, यानी अपर्दन हो गया, अब शेष बचा हुआ भाग है वो हमें दिखाई देता है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है और 50 सेमी समवर्षा रेखा के समानांतर स्थित है। तो यदि हम राजस्थान देखते हैं कि मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है, इस राजस्थान में ये ऐसे अरावली फैली है और अरावली के समानांतर ही क्या फैली है, 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो यहाँ ध्यान रखना 50 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, दक्षिण में अधिक ऊंची है। देखो अरावली जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो दक्षिण में अधिक ऊंची है, ठीक है, अधिक चौड़ी भी है और अधिक सघन है। यानी कि सघन का मतलब है कि जो पर्वत कटक है वो पास पास पाए जाते हैं और उनमें क्या है, दर्रे ज़्यादा है, गैप कम है। ध्यान से समझना, दर्रे ज़्यादा है, गैप कम है, ठीक है। फिर उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अरावली कम ऊंची है, यानी दक्षिण की अपेक्षा नीची है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हम जाते हैं तो ऊंचाई भी घटती जाती है और चौड़ाई भी घटती जाती है, ठीक है। तो कम ऊंची है, कम चौड़ी है और विरल है। सघन का अपोजिट क्या है, विरल। वहाँ पास पास कटक है दक्षिण में, उत्तर में दूर दूर कटक है, इसलिए यहाँ पर दर्रे कम पाए जाते हैं, गैप अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, अंतराल अधिक पाए जाते हैं। यह महान जल विभाजक का भाग है। भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है जो शुरू होती है कहाँ से, कन्याकुमारी से, और जो पश्चिमी घाट पर्वत है, फिर ये सतपुड़ा, विंध्याचल, और फिर ये अपना क्या है अरावली, और फिर जो महान हिमालय है वहाँ तक जाती है, उसी का ये भाग है। मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है वो इसके समानांतर आगे निकल जाती है, इसलिए इसके पश्चिमी भाग में यानी थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती और वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। ये सारी की सारी अरावली की विशेषता है। यदि आपसे पूछे कि अरावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो ये सारे बिंदु आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं अरावली के महत्व की। महत्व अलग चीज होता है कि अरावली के होने ना होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। महत्व में यदि हम सबसे पहले देखते हैं कि यह थार के मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। भैया राजस्थान में अरावली वो ऐसे है, राजस्थान में यदि अरावली ऐसे है तो थार के मरुस्थल का जो पूर्व की ओर प्रसार हो रहा है, थार के मरुस्थल का पूर्व की ओर प्रसार हो रहा है, उसको अरावली प्रिवेंट करती है, रोकती है। फिर अरावली में क्या है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, जो हमें वनस्पति या वनों से संबंधित जो उत्पाद है वो हमें उपलब्ध होते हैं। फिर अरावली में वन पाए जाते हैं तो मानसून को आकर्षित करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इधर से आती है हिमालय से टकराकर, तो अरावली इसको रोककर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती है। फिर अरावली में बहुत ज़्यादा खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। फिर अरावली में कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि यदि आप देखो तो अरावली देखो इधर लूणी है, फिर इधर है कांतली है, फिर इधर साबी है, बाणगंगा है, फिर इधर बनास और बनास की सहायक नदियाँ, फिर साबरमती, पश्चिमी बनास, तो बहुत सी नदियाँ हैं राजस्थान की जिनका उद्गम अरावली से होता है। अरावली में विभिन्न प्रकार की झीलें स्थित हैं, तो यदि हम पुष्कर झील को देखते हैं, इसके अलावा राजसंबंध झील, जयसंबंध झील है, फिर आना सागर झील है, वो भी कहाँ है, अरावली क्षेत्र में ही है, अजमेर में। फिर हम बात करते हैं जयपुर में मानसागर झील है, फिर यहाँ पिछोला झील है उदयपुर में, इसके अलावा उदय सागर झील है, फिर यहाँ अलवर में सिलीसेट झील है। ये जितनी भी झीलें हैं ये अरावली के कारण ही है। क्यों? क्योंकि अरावली से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं वो इनको फीड करती है, इसमें पानी की आपूर्ति करती हैं। फिर अरावली क्षेत्र से जो बारिश के समय जो पानी बहकर आता है तो विभिन्न नदियां निकलती हैं, उन नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाती हैं और उन कंकड़ पत्थरों का अपक्षय प्रदन होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो जलोढ़ीय मृदा भी अरावली से में मिलती है। अरावली में विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क,
टाइगर रिजर्व या अदर कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, जहाँ विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अरावली में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जैसे किले हैं, महल है, कोई मंदिर है, धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन जो विभाग है उसको राजस्व प्रदान करता है। फिर अरावली क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सभ्यता स्थल है, आहड़ है, बागौर है, ठीक है, फिर बैराड़ सभ्यता, ये सारी अरावली में स्थित है। अरावली श्रेणी में विभिन्न प्रकार के जनजाति समूह रहते हैं, जैसे हम दक्षिणी राजस्थान में देखते हैं, भील है, गरासिया है, सहरिया है, कथोड़ी है, ये सारी जनजातियां हैं अरावली क्षेत्र में ही निवास करती हैं। तो साथियों, ये सारे थे अरावली के महत्व। पिछली स्लाइड पे हमने देखे थे अरावली की विशेषताएं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अरावली का वर्गीकरण, और अरावली के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। इसके अलावा अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखेंगे, फिर अरावली में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं, पठार कौन कौन से हैं, या अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं जिनके पर्टिकुलर नाम हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।